हम बात करते हैं कृषि निर्यात की, कि निर्यातक हम कैसे बनेंगे, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे जॉइंट डीजीएफटी सर है। तो एक्सपोर्टर बनना हो तो आपको सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन होता है वो डीजीएफटी में होता है। उसके लिए आपको एक कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड एक कंपनी की जरूरत होती है। वहाँ से आप डीजीएफटी में जाते हैं और डीजीएफटी से आप एक लेते हैं आईसी। आईसी क्या होता है? इसको बोलते हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर सर्टिफिकेट, आईसी कोड बोलते हैं इसको। इसको लेने के लिए हमें क्या क्या कागजात की जरूरत होती है वो मैं बताता हूँ। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होगा उसकी जरूरत होगी। उसके बाद कंपनी का पैन चाहिए होगा, कंपनी का बैंकिंग डिटेल्स चाहिए होगा। उसमें कंपनी का बैंकिंग डिटेल्स में आप एक कैंसिल चेक उसमें सबमिट करना होता है, वो देंगे आप। एक आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसका रेंट एग्रीमेंट देंगे। ये आपका फर्म का डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद आप सारे आपकी जो भी बीओडीज हैं, अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड है तो, पब्लिक लिमिटेड भी है तो, सारे बीओडीज का पैन, आधार, ये आपको अपलोड नहीं करना होता, ये साथ में रखना होता है। क्योंकि डीजीएफटी आपको नेम एज पर आपसे पैन मांगती है, फादर्स नेम एज पर पैन मांगती है, और फिर एक मैंडेटरी फील्ड होता है जिसमें कि आपको एड्रेस मांगा जाता है आपसे, आपके डायरेक्टर्स का। तो उसके लिए आपको आधार की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ सारे बीओडीज का मेल और मोबाइल नंबर, साथ में आपका जो रजिस्टर्ड आपका कंपनी का जो, जैसे कोई एफपीओ बना रहे हैं, अपना एफपीओ जाना चाह रहे हैं कृषि निर्यात में, तो उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उनका जो रजिस्टर्ड ईमेल होगा, वो ये सारा रखना आपको साथ में। और जो इसके लिए पे होता है, पेमेंट जो करना होता है, वो 500 का आपको चार्ज करती है डीजीएफटी आईसी के लिए। ठीक है। तो जैसे आप आईसी लेते हैं तो आप निर्यातक बनते हैं, एक्सपोर्टर बनते हैं। बट ये कहीं से क्लासिफाई नहीं होता, ये कहीं से आपको एक सेगमेंट नहीं मिलता है कि आप किस कमोडिटी को हैंडल करेंगे, आप किस कमोडिटी में ट्रेड करेंगे, आप किस कमोडिटी के साथ आगे बैकवर्ड सप्लाई चेन में काम करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, अपने प्रोडक्ट को मार्केट लिंकेज करेंगे अपने प्रोडक्ट का। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए भारत सरकार की अलग अलग संस्थाएं हैं। जैसे आप मरीन प्रोडक्ट में जाते हैं, फिशरीज पे को बहुत लोग काम कर रहे होंगे, यहाँ पे फिशरीज का करते हैं, तो उसके लिए एम्पीडा नामक एक संस्था है। ऐसे चाय के लिए टी बोर्ड है, मसालों के लिए स्पाइस बोर्ड है। और उसी तरह से जो कृषि पदार्थ है या फिर प्रोसेस प्रोडक्ट जो है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस प्रोडक्ट, उसके लिए अपीडा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डीजीएफटी में अपने आप को रजिस्टर्ड किया, रजिस्टर्ड करके हम बन गए एक्सपोर्टर। अब हम लोग क्या बनेंगे, यहाँ से चलेंगे एग्री एक्सपोर्टर बनने के लिए। एग्री एक्सपोर्टर बनने के लिए भी आपको जो मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बताया था, सेम की जरूरत होती है। साथ में आपको एक आईसी मिलेगा, जो मैंने बताया था, इंपोर्टर एक्सपोर्टर सर्टिफिकेट, वो मिलेगा। उस पर क्या करेंगे, आप अपने कंपनी का स्टाम्प लगाएंगे, कोई भी एक डायरेक्टर जो हेड करेंगे उसको, वो अपना साइन करके उसको अपलोड करेंगे। इसके लिए आपको 5,000 प्लस 18% जीएसटी का चार्ज मतलब पे करना पड़ता है आपको अपीडा को। ठीक है। तो हम लोगों ने जो बेसिक हमारा रजिस्ट्रेशन था उस पर हमने अभी बात किया। उसके बाद जो सबसे बड़ा समस्या आता है कि मार्केट लिंकेज कैसे करेंगे, अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक कैसे पहुंचाएंगे, उसमें अपीडा आपकी हेल्प करती है। अगर आपके पास बायर है तो ये तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो अपीडा आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स देती है कि आप उससे जुड़िए और वहाँ से आप अपने लिए बायर्स ढूंढिए, अपने लिए नया मार्केट ढूंढिए, या तो बैकवर्ड सप्लाई चेन में काम कीजिए, डायरेक्ट इन्वॉल्व होइए एक्सपोर्ट में। तो अपीडा आपके लिए बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज करती है, वर्चुअल होती है मैक्सिमम टाइम, कभी कभी फिजिकल भी होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी एक कंट्री को हम लोग चूज करते हैं। मान लीजिए हमने दुबई को चूज किया, वहाँ के
कुछ बायर्स होंगे आपके साथ वर्चुअली कनेक्ट होंगे, 50, 100, 200, 250, 300, 500। इधर से भी कुछ जो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व लोग हैं वो भी आपके साथ जुड़े रहेंगे वर्चुअली। वहाँ के जो बायर होंगे आपको मार्केट साइज बताएंगे, मार्केट का डिमांड बताएंगे, मार्केट में किस क्वालिटी की ज़रूरत है वो बताएंगे, साथ में वहाँ पे किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी आने वाली है या फिर अभी है, ये आपको सारी जानकारी वहाँ से देंगे। साथ ही साथ वो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे शेयर करती है कि आप किस तरह से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल। तो बैठ के आप आराम से उसको सारा को नोट कीजिए किसी नोटपैड पे, और धीरे धीरे करके एक एक करके बाय मेल, ओवर द फोन आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। तो ये एक तरीका है कि मार्केट में हम कैसे अपने प्रोडक्ट को लिंक कर सकते हैं, मार्केट में हम कैसे अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है कि अपीडा की मीटिंग्स होती है, आप उसमें इन्वॉल्व होइए। उसमें कुछ एक्सपोर्टर्स होते हैं, हमारा जो एग्री एक्सपोर्टर है वो होते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि हमारे पास ये डिमांड है, अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आप हमें प्रोवाइड कीजिए। तो ये एक तरह से एक बैकवर्ड सप्लाई चेन में आप एक्सपोर्ट के लिए काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे आप चेकआउट कीजिए अपीडा के वेबसाइट को, वहाँ पे भी ऑर्डर्स का कभी कभी वो आता है रिक्वायरमेंट्स, तो उसको आप चेकआउट करते रहिए। वहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल दिखता है कि किस चीज़ की डिमांड आई है बायर से। तो ये 2-3 तरीका है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट प्रमोशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए अपीडा कुछ प्रोग्राम है जो खुद भी करती है। एक फूड फेयर नाम का एक फेयर होता है आपको दिल्ली में, उसमें भी अपीडा का पार्टिसिपेशन होता है। अगर आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि उसमें चार्जेस पे करना होता है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट को लाइए, अपीडा को दीजिए, अपीडा के स्टॉल जो है उस पर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कीजिए, आप अपना जो भी आपका बैनर है ये सब लेके आइए, एक अपना कोई एक जो आपका प्रतिनिधि हो उसको भेज दीजिए, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कीजिए। तो इस तरह की अलग अलग होते रहती है। अभी जैसे मुंबई में एक अन्नपूर्णा नामक एक अभी आयोजन हुआ था, ठीक है। तो ये प्रमोशन का तरीका है कि हम कैसे कैसे वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ मार्केट से आपको लिंक मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते हैं, बायर्स होते हैं, वहाँ भी बायर्स होते हैं जो आपसे बातचीत करेंगे। हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट लेके गए हैं उसके लिए तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, बट हो सकता है ये भी कि आपके पास जो दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल हो या नहीं भी हो जो आपके आसपास में उपलब्ध हो, उसके लिए आपको डिमांड मिल सकती है। तो इस तरह से आप विजिट करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आप सबसे पहले हमने क्या किया, हमने रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद हमने क्या किया, मार्केट कैसे लिंक करेंगे उस पर बात किया, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का प्रमोशन, ठीक है। इसके बाद आता है कि जब आप एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो एग्री एक्सपोर्ट क्या है, जैसे ताज़ी सब्जियों को आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका लॉस बहुत अधिक जाता है। तो उस लॉस से कैसे बचेंगे, उस लॉस को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए अपीडा का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे FAS है, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस है स्कीम। इसमें आप 3 अलग अलग स्कीम्स है। पहला है कि जैसे मान लीजिए आपका फार्म गेट बहुत दूर है, आपका जो पैक हाउस है वहाँ तक जाने में काफ़ी समय लग रहा है, तो आपको रिफर वैन की ज़रूरत होती है। रिफर वैन लेने के लिए आप अपीडा में अप्लाई करें, उसमें 75% तक का जो भी ओवरऑल है 75% तक का असिस्टेंस है, अप टू 2 करोड़। ऐसे ही करके अगर कोई SC/ST कम्युनिटी से आते हैं या फिर कोई लेडी एक्सपोर्टर है, लेडी कम्युनिटी है कोई सा, वो करती है एक्सपोर्ट में, डील करती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उनके लिए ये जो है ये 90% तक का सब्सिडी है, असिस्टेंस है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है कि आप मान लीजिए अपने लिए पैक हाउस बनाना चाहते हैं, पैक हाउस डेवलप करना चाहते हैं, या एग्जिस्टिंग आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप डेवलप करना चाहते हैं, टूल्स उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सेम ही है। आपको 2 करोड़ तक का आपको असिस्टेंस देगा अपीडा, और वो ही सेम रहेगा 75% नॉर्मल के लिए, और जो SC/ST कम्युनिटीज़ बिलोंग करते हैं या फिर वुमेन एक्सपोर्टर हैं तो उनके लिए 90%। तीसरा है कि प्रोसेस, तो प्रोसेस सेटअप में आपको नहीं मिलता है अपीडा की तरफ से, बट अगर आप प्रोसेस में ऑलरेडी हैं, आपके पास सेटअप है,
तो उसको आप अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके टूल्स को डेवलप करना चाह रहे हैं, उसमें लेटेस्ट आप मशीनरी यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आप अपीडा का FAS को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का सीरियली हम चौथे नंबर पे पहुँच गए। रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा मार्केट लिंकेज का हमने देखा तरीका, हम कैसे कैसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद हमने प्रमोशन देखा, उसके बाद हमने बात किया किस पे कि क्या क्या FAS में हमें मिल सकता है। FAS में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे स्टार्टअप्स के लोग बैठे हुए हैं काफ़ी सारे। ठीक है, आप कहीं भी फॉरेन में न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आप जाते हैं, टूर करना चाहते हैं, एजुकेशनल आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें भी है, उसमें अलग अलग डिफरेंट एकेडमिक उसके सर्टिफिकेशंस के हिसाब से अलग अलग वो है। तो आप संपर्क में रहिए, आपको डिटेल में दे दूंगा सारा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एज ए एक्सपोर्टर वगैरह। इसके बाद जो हमने क्या क्या किया, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, हमने रजिस्ट्रेशन किया, हमने मार्केट लिंक के साथ काम करती है रेगुलर बेसिस पे। और अपीडा कुछ प्रोजेक्ट अभी बिहार में भी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे करने का, IIP के साथ। IIP का एक यहाँ पे कुछ दिन पहले बामेती में एक प्रोग्राम भी हुआ था, शायद आप लोग उसमें आए होंगे, ज्वाइन किए होंगे उसको। तो उसके लिए भी आप अपीडा से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। कोई क्वेश्चन किसी को पूछ सकते हैं? And as of now, I'll talk about, just give you the convergence thought in another 5 minutes. In India, we have everything operating in silos. Silos in the sense we have innovation centers, we have incubation centers, we have R&D centers, we have technology business incubation centers, we have entrepreneurship development centers, we have commercialization centers, we have technology business incubators, and so on and so forth. So here is the time and opportunity for us as a country to structure a metaverter, and I've given this concept note very soon. One of the industry associations is likely to take up the concept of metaverter, and I'll tell you what metaverter is, so that in the times to come, when it actually culminates into reality, you'll understand that yes, in one of the conferences you heard. Metaverter is about envisioning a place which will have a well-developed ecosystem of startups, which will have an ideation center, innovation center. It will also have a technology business incubation center. It will have a software development center. It will also have an R&D center. It will have an entrepreneurship development center. It will also have a dedicated center for digital marketing, dedicated center for documentation, dedicated center for angel investors, and last but not the least, in the times to come, we'll also plan to have a dedicated startup stock exchange integrated into the whole process. So I'm looking forward. You will export. खास करके अगर आप मैनेजरियल पोजीशन में जाते हैं, वहाँ भी आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड डिसीजन लेना होता है, तो उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। So this is basically functions of DGFT. I will not go into detail. The basic idea is कि आपका जो भी import export related जो भी डिसीजन मेकिंग होता है नेशनल लेवल पर, वो DGFT करती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा कि जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया था कि बहुत सारे जो अपने PPE किट्स होते हैं वो बाहर बेचना बंद कर दिया था, या इवन वैक्सीन्स को जो है बाहर भेजना बंद कर दिया था, कंसीडरिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट। तो ये सारे जो भी नोटिफिकेशन आते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड, वो सारा कौन करता है? DGFT करता है। फोकस क्या रहता है? हमारा देश का जो है एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे देश में जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़े। तो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ये सारी पॉलिसी हम लोग बनाते हैं। बट अगेन बाकी तो सारा इंग्लिश है, बट बेसिक आइडिया है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड ऑल एक्टिविटीज एंड डिसीजन मेकिंग टेक्स प्लेस इन DGFT। व्हाट इज निर्यात बंधु? तो निर्यात बंधु बेसिक आइडिया ये है कि हम लोग क्या करें, लोगों से मिलें। जैसे आप में से अक्सर हमारा इंटरेक्शन जो है यूनिवर्सिटीज से होता है, खास करके MBA वगैरह जो कर रहे हैं, या जो भी फॉरेन एक्सपोर्ट में इंटरेस्टेड हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। एक्सपोर्टर्स के साथ, नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, और जो भी उनकी बेसिक क्वेरीज हैं रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, तो एक छोटे में हम लोग सेशन कंडक्ट करते हैं ताकि आपको बेसिक आउटर बॉर्डर लाइंस आपको पता चल जाए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या करना है। तो
दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड निर्यात बंधु स्कीम। तो बिफोर वी मूव ऑन फर्दर, आपको ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि आज के डेट में आपने एक्सपोर्ट करने का सोच लिया, या आप कहीं मैनेजर हैं जो कि एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, उसकी कंपनी एक्सपोर्ट करना चाह रही है, तो आपको किन से डील करना पड़ेगा? हु आर द इकोसिस्टम ऑफ दैट एक्सपोर्ट? तो DGFT, as I said, we make policy and we also handle all the government schemes which is given by Department of Commerce. तो Department of Commerce की जो भी स्कीम है, बेनिफिट्स हैं, वो सारा हम लोग DGFT हैंडल करती है। इसके अलावे आपको कस्टम से डील करना पड़ेगा। जब आप एक्चुअल एक्सपोर्ट में इंगेज होंगे तो बॉर्डर पे आपको कस्टम से डील करना पड़ता है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि आपको किसी भी एंटरप्रेन्योर को क्रेडिट चाहिए। साथ में क्या होता है, LCs का प्रोविजन होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोविजन होता है, जिसके थ्रू कि आप ट्रेड को अपना कंड्यूसिवली कर सकते हैं और अपने रिस्क को भी हेज कर सकते हैं। ECGC है, खास करके आप बाहर सामान भेज रहे हैं तो आप उसका एक तरह से इंश्योरेंस चाहते हैं, तो वो इंश्योरेंस जैसे लाइफ इंश्योरेंस LIC है, उसी तरह से ECGC आपके प्रोडक्ट जो आप बाहर भेज रहे हैं उसके लिए इंश्योरेंस का काम करती है। अगर मान लीजिए आपका पेमेंट नहीं आया तो वो हेज करेगा उस रिस्क को। तो ECGC हो गया। सर्टिफिकेशन, कई बार जब आप प्रोडक्ट, खास करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो बिहार में ज़्यादा होता है, तो आपको क्या होगा कि अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेशंस होते हैं, आपको उन क्राइटेरियाज को मीट करना होगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट सामने वाला कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उन सर्टिफिकेशंस के लिए आपको एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल्स हैं, आपको उनसे इंटरेक्ट करना होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। आप जितने भी प्रोडक्ट सोच सकते हो, जैसे आप बता रहे थे आपको हल्दी है, हल्दी बेचना था, किसी को मखाना बेचना है, किसी को जो स्पोर्ट्स का गुड्स बेचना है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचना है, किसी को हैंडलूम का प्रोडक्ट्स बेचना है। जितने भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट के लिए सोच सकते हो, सारे प्रोडक्ट के लिए कोई ना कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बना है। व्हाट दे हेल्प यू इन, ये हैं सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। एज आई वाज मेंशनिंग, अपेडा इज आल्सो वन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए JGPC है, फार्मा के लिए फार्मेक्सिल है, टेक्सप्रोसिल है, एम्पेडा है मरीन के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं। इनका काम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट है, आप बाहर बेचना चाहते हो, बट आपके पास नो हाउ नहीं है, आपके पास सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट जो एक एक्सपोर्टर के लिए होता है वो होता है हमारा सामान खरीदेगा कौन, हु विल बी माय बायर। दैट इज द बिगेस्ट हेडेक एनी एक्सपोर्टर हैज। तो ये जो एजेंसीज हैं ये आपको टेक्निकली हेल्प करती हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं, किन से आपको कौन सा सर्टिफिकेशन लेना है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भी आपका हेल्प करती हैं। साथ में आपको अलग अलग फोरम्स इनके होते हैं जहां बायर सेलर मीट्स होती हैं। जैसे अभी बता भी रहे थे कि अपीडा भी अपना कंडक्ट करवाता है। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं, यू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट और वहाँ पर इसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर यू एंड ऑल्सो टेक देयर हेल्प इन डिजाइनिंग योर प्रोडक्ट, मीटिंग द स्टैंडर्ड्स एज वेल एज पार्टिसिपेट इन देयर बायर सेलर मीट सो दैट यू कैन गेट अ अप्रोप्रिएट बायर। अब हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, सोच रहा हूँ एक्सपोर्ट करने का, एंड आई वांट टू एक्सपोर्ट दिस शर्ट, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई नीड। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा कि आपका एक अपना फैक्ट्री सेटअप हो, तो मशीन्स चाहिए होगा। साथ में आपको इस कपड़े को, इस शर्ट को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, फैब्रिक चाहिए होगा, तो रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा, लेबर हो गया, आपका क्रेडिट हो गया, उसकी ज़रूरत होगी। फाइनली आपका प्रोडक्ट बनेगा और उस प्रोडक्ट को आप बेच दोगे। ईच एंड एवरी स्टेज पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की कोई ना कोई स्कीम है और मैं सिक्वेंशियली उसको लिंक करने की कोशिश करूंगा, जैसा कि आपको मैंने बताया एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो कोई भी प्रोडक्ट, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई भी प्रोडक्ट हम मंगा, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट इज इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, बट आई एम नॉट, इट इज इक्वली अप्लीकेबल फॉर इम्पोर्ट एज वेल। कई बार आपको क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंपोर्ट भी करना पड़ता है ना। तो आप कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। सबसे पहले लाइन पर अगर आप जाएंगे तो सबसे टॉप पे अगर आप प्रेजेंटेशन के देखेंगे तो आप देखेंगे
कि मोस्ट ऑफ द आइटम्स कैन बी फ्रीली एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड। व्हाट डज इट मीन कि आपको उस आइटम को बाहर भेजने के लिए कोई भी सर्टिफिकेशन या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दे आर फ्री टू एक्सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल शर्ट वुड बी फ्री टू एक्सपोर्ट बट सर्टेन आइटम वुड बी रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड करने का क्या मतलब है? यू कैन नॉट ब्रिंग देम और सेल देम फ्रीली। फॉर एग्जाम्पल नो कंट्री विल अलाउ जो है न्यूक्लियर प्रोडक्ट को कि आप कोई भी आदमी न्यूक्लियर प्रोडक्ट मंगा रहा है, न्यूक्लियर प्रोडक्ट बेच रहा है, राइट? क्योंकि उससे क्या होगा? क्रिटिकल इश्यूज होंगे। इन्वायरमेंटल के कारण कई लोग बैक्टीरिया, लाइव एनिमल्स, ये सारा फ्रीली इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। देयर वुड बी रिस्ट्रिक्शंस। तो क्लियर कट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के आगे आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी में लिखा रहता है कौन सा आइटम फ्री है। इफ इट इज फ्री तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? और यू कैन सी द परसेंटेज, राइट? नियरली 95% ऑफ द लाइन्स और एक्सपोर्ट आइटम्स आर फ्री। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स कैन बी फ्रीली इंपोर्टेड एंड फ्रीली एक्सपोर्टेड। बाकी जो बचा 5% उसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ प्रोहिबिटेड है। तो रिस्ट्रिक्टेड में फॉर एग्जांपल गोल्ड भी आता है रिस्ट्रिक्टेड में, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन इंपोर्ट गोल्ड। देयर आर चैनलाइज्ड एजेंसीज, बैंक्स हैं, ठीक है? ओनली दे कैन इंपोर्ट। दे आर द नॉमिनेटेड एजेंसीज, दे कैन इंपोर्ट। ओके, मूविंग ऑन। द बेसिक आइडिया इज कि अगर आपके दिमाग में कोई प्रोडक्ट है जो आप इंपोर्ट करना चाहते हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक बार देख लो वेदर इट इज अंडर फ्री कैटेगरी, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी और प्रोहिबिटेड कैटेगरी। फ्री में है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। रेस्ट्रिक्टेड में है देन यू कैन एक्चुअली गेट रिस्ट्रिक्टेड आइटम लाइसेंस। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हाई क्वालिटी ब्रीडिंग के लिए डॉग मंगाते हैं या एनिमल्स मंगाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड आइटम का आपको लाइसेंस चाहिए होता है। प्रोहिबिटेड है तो आप भूल जाओ, आप नहीं उसको कर पाओगे, ठीक है? तो कहाँ आपको मिलेगा? अगेन डिस्पाइट बीइंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जनरली जो आपका परसेप्शन होता है हमारा वेबसाइट इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट यू कैन कम अक्रॉस। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर एवरीथिंग। हमारे वेबसाइट पे जो भी एप्लीकेशन आपको करनी है, जो भी प्रोसेसिंग करनी है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सारा हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड अंडर रेगुलेटरी अपडेट्स, एक्ट्स एंड रूल्स के अंदर आपको जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी भी मिल जाएगी। ओके, तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आपका आइटम फ्री कैटेगरी में, राइट? तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे आनंद जी बता रहे थे कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आईसी कोड लेना पड़ेगा, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड। गेटिंग एन आईसी कोड इज इवन सिंपलर देन बुकिंग ए टिकट ऑन IRCTC, ठीक है? अब तो IRCTC भी खैर बहुत फास्ट हो गया है, बट मतलब द होल आइडिया आई एम शेयरिंग इज इट्स वेरी फास्ट प्रोसेस। आप अपने कन्वीनियंस से अपने घर के कंफर्ट में रात में 12 बजे भी अप्लाई कर सकते हो। ओनली थिंग यू नीड इज पैन कार्ड डिटेल्स, जो भी लीगल एंटिटी है जिसके भी नाम से आप आईसी लेना चाह रहे हो। 500 रुपये का आपका इलेक्ट्रॉनिक डिडक्शन होगा। आपको एक रेजिडेंशियल प्रूफ लगेगा और आपके पास डिजिटल की होनी चाहिए। वाई डिजिटल की? बिकॉज ऑल आवर प्लेटफॉर्म इज टोटली डिजिटल। ईच एंड एवरी एप्लीकेशन हैज़ टू बी मेड ऑनलाइन, तो उसके ऑथेंटिकेशन के लिए डिजिटल की चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो रात में अगर आप 10 बजे बैठोगे तो 10:30 बजे तक आपके पास आईसी कोड आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। देयर इज नो मैनुअल इंटरवेंशन। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यू गो टू DGFT वेबसाइट, यू अप्लाई एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। दैट्स नॉट एग्जैक्टली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो बाहर सिंगापुर, आप वहाँ से एक लैपटॉप उठा के लेके आ जाते हो एप्पल का, दैट इज नॉट कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ला रहे हो, बट देयर इज ए लिमिटेशन टू इट। आप जाके सिंगापुर से 100 लैपटॉप नहीं ला सकते हो। दैट विल शो ए कमर्शियल इंटेंट बिहाइंड इट। तो आपको कस्टम वाला पकड़ लेगा वहाँ पर, एयरपोर्ट पे पकड़ लेगा, बोलेगा कि इसका तो टैक्स लगेगा आपका। तो जब भी आप कमर्शियल इंटेंशन से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको आईसी कोड चाहिए ही चाहिए होगा। अब क्या है कि आपने आईसी कोड ले लिया, आपने प्रोडक्शन प्रोसेस चालू कर दिया। अब आपको क्या क्या चाहिए? हमने बात किया था, आपको चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल नेशनली अवेलेबल हो सकता है, रॉ मटेरियल इंटरनेशनली अवेलेबल हो सकता है। कई केसेस में इंटरनेशनल मटेरियल ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल लेदर के लिए यूरोप का लेदर जो है दैट इज़ कंसीडर्ड, इटालियन लेदर स्पेशली इज़ कंसीडर्ड वेरी गुड।
फॉर मेकिंग शूज। तो आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हो। अगर आप रॉ मटेरियल बाहर से मंगाओगे तो आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। बट इफ यू वांट टू स्किप दैट इंपोर्ट ड्यूटी, अगर आप वो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना चाहते हो, देन यू कैन अवेल वन ऑफ द लाइसेंस विच इज नोन एज एडवांस ऑथराइजेशन। तो ये हमारी FTP है और HBP है, 100 पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगेन वेबसाइट पे अवेलेबल है। उस पर अगर आप जब रेलिवेंट होगा तो आप पढ़ सकते हैं। द बेसिक आइडिया बिहाइंड एडवांस ऑथराइजेशन है, आपको मशीन चाहिए। अभी कैपिटल गुड की बात किया, आपको मशीन चाहिए अपने फैक्ट्री पे लगाने के लिए, आपको इवन अपग्रेडेशन करना है। अभी एग्जिस्टिंग मशीन सही नहीं है, विदेश में कोई बहुत अच्छा मशीन आता है जो आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कई बार इवन होटल्स वगैरह, ठीक है, आप फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हो बट आपको उसके लिए भी इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो वो सारे गुड्स जो हैं, अगर आप कैपिटल गुड्स बाहर से मंगा रहे हो और ड्यूटी आप नहीं देना चाहते हो, तो आप EPCG स्कीम के अंदर गुड्स, कैपिटल गुड्स मंगा सकते हो, ठीक है। रॉ मटेरियल एडवांस ऑथराइजेशन, कैपिटल गुड अगर मंगाना है ड्यूटी फ्री तो आप EPCG स्कीम के अंदर मंगा सकते हो। Again, all these schemes come with certain condition। क्योंकि आपको भारत सरकार ने क्या किया है, आपका इंपोर्ट ड्यूटी वेव ऑफ किया है, देन देयर इज ए सर्टेन एक्सपेक्टेशन कि आप कम से कम इतना एक्सपोर्ट मीट करेंगे, ठीक है। तो वो सारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं क्या नहीं है, वो सारा आपको FTP में मिल जाएगा। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। भारत में बहुत सारी कंपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं विदेश में। इंडिया इज नोन फॉर सर्विसेज, सर्विस एक्सपोर्ट, मेडिकल टूरिज्म है, अकाउंटेंसी सर्विस है, डाटाबेस मैनेजमेंट है, दीज काइंड ऑफ सर्विसेज, राइट। तो अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो और फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हो, तो उसके लिए भी भारत सरकार की एक स्कीम है, SCIS स्कीम, ठीक है। आप वो स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। सिर्फ आप एक्सपोर्ट करते हो तो सिंस यू आर अर्निंग फॉरेन करेंसी फॉर इंडियन गवर्नमेंट, तो उसके लिए भी एक स्कीम है, RODTEP स्कीम है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप $100 का आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हो, देयर विल बी सर्टेन परसेंटेज विच विल कम बैक टू योर बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऑब्वियसली अप्लाई करना पड़ेगा बट दैट विल कम बैक टू योर अकाउंट ऑटोमेटिकली। द होल आइडिया बीइंग इज दैट as soon as you earn foreign currency for India, there will be certain kind of remuneration which you can avail if you want to। रॉ मटेरियल के लिए हो गया एडवांस ऑथराइजेशन, कैपिटल गुड्स के लिए हो गया EPCG, सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं SCIS हो गया, और अगर आप सिंपली बेच रहे हो बाहर, कुछ भी बेच रहे हो, देन यू कैन अवेल ROD-TEP स्कीम। TMA scheme was there, right now it is in limbo, the fate is not very clear, but the idea is कि आप अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो कि बिहार से काफ़ी सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जाता है, तो उसमें जो फ्रेट कॉस्ट आप इनकर करते हो, बाहर भेजने में जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ दैट इज गिवन बैक बाय गवर्नमेंट। Again, we can skip these slides because okay, sorry, okay, तो ये सारा बेसिक स्कीम हो गया, 3-4 स्कीम है। जो भी डिटेल में जानना चाहेंगे हमारे FTP और SBP में डिटेल में दिया हुआ है, एंड यू कैन फर्दर आस्क मी आफ्टर द क्लास और इवन लेटर ऑन माय ईमेल आल्सो, सो दैट्स नॉट एन इशू। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है। इट इज नॉट ए स्कीम एट दिस स्टेज बट इट इज मोर लाइक एन इनिशिएटिव दैट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब।